कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने के बाद आज हम लोगों का एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित बिंदुओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो टॉपिक्स आप लोगों के चल रहे हैं, ये टॉपिक्स आपको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और इस पर मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो कृपया इन चीज़ों को बहुत सीरियसली आप लोग सुनिएगा, जिससे कि आपके अंदर एक सक्षमता आ जाए कि आप लिख सकें बेहतर तरीके से। और साथ ही साथ ये ऐसे मुद्दे हैं जो न्यूज़पेपर में हमेशा बने रहते हैं, अपना स्थान लिए रहते हैं। समय समय के साथ ये इनका जिक्र होता रहता है। सूचना के अधिकार से संबंधित आप बात करेंगे, मानवाधिकार से संबंधित बात करेंगे, या आप लोकपाल लोकायुक्त की बात करेंगे। ये सब जो जैसे मुद्दे हैं ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दे रहते हैं और ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो इनकी समझ होने से आपको एक बेहतर स्थिति ये बनेगी कि आप किसी भी की न्यूज़ के विश्लेषण बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और किस संस्था का क्या रोल रहा है उस कार्य में, यह भी आप बताने के अंदर सक्षम हो पाएंगे। आइए बात करते हैं हम लोग मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो एक्चुअली मानवाधिकार आयोग होता क्या है और मानवाधिकार है क्या, पहले हम लोग आयोग कमीशन के में जाने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मानवाधिकार क्या है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मानव के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वही मानवाधिकार हैं। अब कैसे अधिकार हैं, क्या फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है या किस तरह के अधिकार की बात कर रहे हैं ये। तो देखिए, जो नैसर्गिक न्याय है, यानी कि मनुष्य जाति के लिए, मनुष्यों के लिए क्या बेहतर स्थिति आपकी है, समाज में क्या स्थिति है, उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट के लिए, एक सही जीवन यापन करने के लिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, उसकी जो पूर्ति कराता है वही मानवाधिकार के अंतर्गत आपका आएगा। तो मानव के जो अधिकार हैं, जो नैसर्गिक अधिकार, जो प्रकृति के द्वारा उसको प्रदत्त अधिकार हैं, वह किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा जब छीने जाते हैं तो वही आपके मानव के अधिकार में, एक तरह से कहिए कि जो डिस्टर्ब किया जाता है मानव के अधिकार को, वो आता है आपको मानवाधिकार के अंतर्गत। इसमें क्या किया जाता है, मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जाए, कहाँ रखा जाए और क्या हो, और इस परिपाटी का जन्म, आविर्भाव, इस तरह के बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारी चीज़ें देखने को हमारे सामने आएंगी। तो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैसर्गिक विकास कर, जैसे आपको अगर बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा तभी ही आप अपने व्यक्तित्व का एक समुचित विकास कर सकते हैं। एक आपके अंदर जो सोच की विचारधारा, जो एक बेहतर सोच की विचारधारा आपके अंदर कैसे डेवलप हो सकती है, यह जब तक आपका व्यक्तित्व एक हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं डेवलप होगा तब तक थोड़ा मुश्किल होगा कि आप एक अच्छी स्थिति में आप पहुंच पाएँ। तो व्यक्ति का एक तरह से कहिए कि अगर आपको कोई मानसिक दबाव में रखे, किसी भी कारण से कोई इन्वायरमेंट, कहीं का ऐसा कोई माहौल ऐसा बने जो आपको मानसिक तौर से काफ़ी परेशान करे, तो उस स्थिति में आप एक हेल्दी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक सभ्य समाज में की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए एक नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था करता है, एक तरह से कहिए ये आपका। और इसके साथ साथ नैतिक एवं आत्मोन्नति, यानी कि जब व्यक्ति बहुत अच्छे माहौल में रहेगा तभी तो उसका नैतिक विकास होगा। हम लोग मॉरल एजुकेशन के बारे में बचपन से पढ़ते चले आए हैं, तो नैतिक विकास का क्या, वहाँ पे जो कल्चर और सभ्यता और संस्कार और मनुष्य के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम सद्भाव है, वो हमारे अंदर जब डाला जाता है तभी तो हम आगे चल करके उसका विकास करते हैं। इसी तरह से नैतिक एवं आत्मोन्नति में सहायक अधिकारों को ही एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। मूल रूप से मौलिक अधिकार ये कब से अस्तित्व में है और कब मूल रूप से इसको एक संविधान में एक तरह से कहिए स्थान दिया गया, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कब इस पर विशेष तौर से केंद्रित हो पाया। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार में के बाद में की स्थिति अगर हम देखें तो बहुत धन और जन की अपार हानि हुई थी। और जब ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसको ले करके
जो विश्व समुदाय था, विश्व के जो उन्नत देश थे, जो सहभागी देश थे उस समय, या कहिए लीडरशिप जो कर रहे थे उस समय राष्ट्रों का या विश्व का लीडरशिप जो कंट्रीज़ कर रहे थे, उन लोगों ने एक सोच डेवलप की, एक विचारधारा डेवलप की कि कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आगे चल करके कुछ एक तरह से कहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन किया गया तो उसका मकसद ही ये था कि विश्व में फिर से इतनी बड़ी हिंसा के रूप में कुछ ना हो, इतनी हिंसा ना हो, इतना रक्तपात ना हो, और मानव का जो व्यक्तित्व है, नैसर्गिक न्याय की उसकी व्यवस्था की जाए, उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके, हाँ, नैतिक उन्नति कर सके व्यक्ति। इन सब सोचों के साथ में एक विचारधारा का डेवलप हुआ कि जिससे समाज में लोग उन्नति अपनी कर पाएँ और एक हेल्दी माहौल बना सके। तो उसी सोच के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी उसने 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार आयोग के गठन की सिफारिश की, एक तरह से गठन किया, सिफारिश क्या की, गठन किया, और जिसमें ये बात कही गई कि क्या क्या बातें कही गई वो सब आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो परिकल्पना है उसकी परिकल्पना यही है कि प्रत्येक राष्ट्र कुछ भी हो, किसी भी कितनी भी तनाव की स्थिति में हो, कुछ भी हो, कितने भी द्वेष हो, कितनी भी दुश्मनी हो किसी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के प्रति, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई युद्ध हो या इस तरह की स्थिति हो, पहली चीज़ तो होने ना पावे, अगर होता है तो वहाँ पर मानव के अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। इन सब विचारधाराओं के साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक तरह से कहिए गठन किया, इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये सभी कंट्रीज़ में, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे इसके पहले अगर समझौता देखें, वियना समझौता वगैरह है, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के प्रति युद्ध होने पर सैनिकों को जब बंदी बना लिया जाता है तो उसके संदर्भ में क्या न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वो भी सैनिक भी एक इंसान है, उसके साथ भी कैसा बर्ताव किया जाए। अभी आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जो हमारा जो अभिनंदन वाला जो मैटर हुआ है, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट जो पकड़े गए उनके साथ में क्या हुआ, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या भूमिका अदा की है ना, मानवाधिकार की क्या भूमिका थी। तो ये सब तमाम सारे विषयों पर आप देख रहे होंगे कि क्या रोल इसमें अदा किया जा रहा है। कहीं भी किसी के साथ सामान्य व्यवहार हो, एक मानव से जैसा व्यवहार किया जाए, उनके साथ उनकी मानवता को न छीना जाए, ये तमाम सारे बिंदुओं पर मूल रूप से इसका विषय रहता है कि किसी के साथ इतना अन्याय ना हो कि उसका जो नैसर्गिक न्याय उसके साथ ना हो सके, ठीक है, आत्म विकास ना हो सके, उन्नति ना हो सके, ऐसी चीज़ें ना हो, चाहे राष्ट्र गुलाम राष्ट्र हो, चाहे वो युद्ध में जीता हुआ राष्ट्र हो या हारा हुआ राष्ट्र, किसी के साथ में ऐसा ना हो। तो मूल रूप से यही विचारधारा आपके साथ में रही है। आइए कुछ तथ्य भी हम लोगों के साथ में है, जो तथ्यों को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे फिर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, कैसे गठन हुआ, इसमें क्या परिपाटी है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं इनके गठन में, ये तमाम सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा कुछ और बिंदुओं पर भी। तो इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। मानवाधिकार का उद्भव राज्य द्वारा नहीं। देखिए, मानवाधिकार ऐसी कोई संस्था नहीं कि कोई स्टेट इसको डेवलप किया है या उत्पन्न किया गया है। एक तरह से कहिए सोच है, एक विचारधारा है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ एक विचारधारा डेवलप की गई, उसी तरह से प्रत्येक राष्ट्र के लिए यह एक विचारधारा, किसी राज्य के लिए ये इसको इस्टेब्लिश नहीं करता है, ये इसका संरक्षक हो सकता है, संरक्षण करता है। मानवाधिकार का राष्ट्र संरक्षण करता है, राज्य संरक्षण करता है, लेकिन ये उनके द्वारा पोषित संस्था नहीं है, ये है ना, मतलब पोषित संस्था तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जन्म उन्होंने दिया है। एक विचारधारा है, इसको पोषण करने का कार्य राज्य सरकार का करती है, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो दोनों उसको करेंगी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार चूंकि बात हो रही है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रत्येक राष्ट्र में ज़रूर तौर से होगा। तो हम लोग बात करेंगे आज भारत के संदर्भ में, और इसके साथ साथ ही क्या कि राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं, जिन्हें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सब पे हम लोग विशद रूप से इस पर बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि विषयों को पहले हम लोग। तो इसमें क्या है कि मैंने भी आपको बताया 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की स्थापना की गई, और फिर इसको ही हम लोग कहते हैं क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत क्या क्या विषयों को, मतलब कौन कौन से अधिकार एक तरह से जान लीजिए मनुष्य को दिए गए हैं। ये भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कौन कौन से अधिकार मानवाधिकार के तहत प्राप्त हैं, जिन पर मैंने चर्चा की। उसको अब तथ्यात्मक रूप में थोड़ा सा देखते हैं
क्या क्या अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के थ्रू। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वगैरह देखेंगे तो अक्टूबर 93 में भारत में हुआ और 2006 में इसके संदर्भ में संशोधन भी किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आता क्या क्या है, मतलब क्या क्या रहेगा कि आपका मानवाधिकार का उल्लंघन किसे माना जाएगा, है ना। तो पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके बाद कब इस्टेब्लिश हुए और कौन से, मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है इनके सदस्यों की, ठीक है, इनके सदस्यों के कार्य क्या हैं, ये सब विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करता है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये करता है क्या, जो क्या किन किन अधिकारों की रक्षा की मान्यता देता है या मनुष्य को कौन कौन से अधिकार देता है, तो देगा तब उसी की तो रक्षा करेगा। यानी कि जब जो राइट्स आपको मिलेंगे बच्चों, उसी का ही तो मानवाधिकार सुरक्षा, मतलब एक तरह से कि ये रक्षा करेगा। तो यहाँ पर ये अधिकार दिए गए हैं, तो इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करता है मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो ये जीवन की रक्षा करता है, यानी कि आप किसी के जीवन नहीं छीन सकता, कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कौन करता है, मानवाधिकार आयोग जो है उस पर अपनी जांच करने के बाद रिपोर्ट देता है और उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर सरकारें अपना निर्णय लेती हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की बात होगी, चूँकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के बारे में आप जानेंगे। तो ये जीवन की सुरक्षा है, स्वतंत्रता है तथा सुरक्षा के अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के अधिकार मिले हुए हैं हमको, जो जिसके लिए मानवाधिकार हमारे लिए मतलब कार्य कर सकता है। अकारण गिरफ्तारी, ठीक, पर रोक का प्रावधान करता है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो कि आपराधिक श्रेणी का नहीं है, अकारण है, उसकी गिरफ्तारी की गई है तो उस पर चर्चा की जा सकती है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। सभी व्यक्तियों को आवास की सुविधा देने के बारे में बात करता है, ये परिकल्पना की गई इसमें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात परिकल्पना की गई कि यानी कि किसी को बोलने की आज़ादी, जो हमको फंडामेंटल राइट में मिला हुआ है बोलने की स्वतंत्रता, उसको अगर दबाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, तो उस पर भी कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट देता है, उस पर भी विचार करता है। सभा करने की स्वतंत्रता दी गई, जो कि हम लोगों को फंडामेंटल राइट में पहले से अवेलेबल है, मिली हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी वैध उपचारों का अधिकार, है ना, यानी फंडामेंटल राइट, ये ऊपर जो लिखे हुए तो मोस्टली आपके फंडामेंटल राइट की बातें बताई जा रही हैं इसमें। सामाजिक सुरक्षा की बात कही जा रही है, स्वेच्छा तथा जीविकोपार्जन के अधिकारों के बारे में मुसद रूप से जो आयोग है अपना कार्य करता है, ठीक है। आयोग किस पे कार्य करता है, ये जो बिंदु लिखे गए हैं बच्चों, इन बिंदुओं पर आयोग अपना वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, मैंने भी बताया, अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार आयोग की भारत में स्थापना की गई थी। तो भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह एक विधिक संस्था है। देखिए विधिक, ये बात आप जान लीजिए, कानूनी संविधान, हमारे मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये कैसा निकाय है। तो पहले भारतीय संविधान में ये व्यवस्था नहीं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसकी व्यवस्था भी नहीं थी। 73वें संविधान संशोधन, नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 74वें संविधान संशोधन, इससे बाद में जोड़े गए जो तमाम सारी चीज़ें हैं। इस तरह सूचना का अधिकार भी पहले नहीं था हम लोगों को, फिर बाद में सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया है ना, उसके बाद 2002 वाला तो खारिज ही कर दिया गया था, 2005 में लाया गया। तो ये सब बाद में, ये सारे निकाय क्या है, संविधान बनने के बाद जोड़े गए। उसी तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है, ये क्या है, बाद में जोड़ा जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो 90 से लेकर 2000 तक का दशक रहा है, ये काफ़ी परिवर्तनशील रहेगा। आपको देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन जो 93 में किया गया, 74वां संविधान संशोधन किया गया, वहीं आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देख रहे हैं तो ये भी 93 में, अक्टूबर 93 में आपका ये लागू हो रहा है। तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पे आप लोगों को बच्चों देखने के लिए मिलेंगे भारत में। तो ये भी चीज़ें आपका ये संविधान में बाद में इसको जोड़ा गया, फिर इसमें 2006 में भी सुधार किया गया। तो क्या किया गया, देखिए अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह एक विधिक संस्था है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया है, ठीक है, जिसमें 2006 में संशोधन किया गया, कुछ अपग्रेड किया गया है इसमें बच्चों 2006 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है। और ये अगर चाहे तो दिल्ली के अलावा भी और जगहों पर इस्टेब्लिश कर सकता है मानवाधिकार आयोग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर चाहे तो और भी जगहों पर अपने मुख्यालयों को, अपने और कार्यालयों को इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन मूल रूप से अगर आप जानेंगे तो इसका NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो दिल्ली, आप याद रखेंगे, दिल्ली में स्थित है। इसके गठन का उद्देश्य ऐसी संस्थागत व्यवस्थाओं को
विकसित करना है जो सरकार से स्वतंत्र होकर मानवाधिकारों की रक्षा कर सके। यानी कि इस संस्था का जो निर्माण किया गया है उसके पीछे का जो मकसद है कि वह राज्य सरकार, यानी कि जो सरकारें हैं, यानी कि राज्य सरकार का मतलब यहाँ पे जो केंद्र की, देखिए पॉलिटी में राज्य जो शब्द होता है तो मोस्टली स्टेट को गवर्न करता है, तो सरकारों पर एक तरह से कहिए कि निर्भरता ना हो। मान लो सरकार ही निरंकुश हो जाए तो उसकी जांच कौन करेगा? तो मानवाधिकार आयोग। अब हालांकि ये मानवाधिकार आयोग कोई स्वतंत्र निकाय के रूप में तो कार्य करता है, लेकिन इसकी कोई स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता, कोई निर्णय देने, डिसीजन देने का काम नहीं करेगा। ये सिफारिश के तौर पर सरकार के पास ही जाएगा, फिर सरकार इस पर निर्णय लेती है, लेकिन फिर भी इसके रोल को पूरी तरह से नकारा नहीं जाता है। जब ये कमीशन अपनी सिफारिश से देता है तो उस पर सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना ही होता है, चाहे वो कम या ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से कहिए कि सरकार से स्वतंत्र निकाय के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, हाँ ये देखिए इस सदस्य हैं, इसमें बहुसदस्यीय निकाय। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह 9 सदस्यीय निकाय है बच्चों, 9 सदस्यीय निकाय है। और इन 9 सदस्यीय निकाय में अगर देखें तो इन सदस्यों की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और राज्य स्तर में देखेंगे बच्चों तो राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक है, तो चूंकि राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, और केंद्र में अगर देखेंगे उसका प्रमुख होगा केंद्र का तो राष्ट्रपति होगा। तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति जो करता है कौन? वो राष्ट्रपति महोदय करता है। हालांकि राष्ट्रपति कोई अपने विवेक से नहीं करता है, इसके लिए कमेटी गठित होती है, और कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसके निर्णय लिए जाते हैं। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा कौन कौन सदस्य हैं? यानी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इसके अलावा विपक्ष के नेता हैं, कौन कौन लोग हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये कौन कौन सी कमेटी गठित होती है, इस पर भी आइए चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले जान लीजिए कि इसके जो ये बहुसदस्यीय निकाय है कौन? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है बच्चों? 9 सदस्य कुल होते हैं। एक तो कमेटी जो है ह्यूमन राइट का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होगा, और 4 अस्थायी सदस्य होंगे और 4 पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। तो 4 अस्थायी सदस्यों के बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन से सदस्य होते हैं, और 4 अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हैं, ये नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन इससे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो आयोग का अध्यक्ष होगा वो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, लेकिन वो रिटायर्ड हो। ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो, सेवा दे चुका हो, वो इसका अध्यक्ष के तौर पे कार्य करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो और 4 सदस्य यानी कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 4 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो वो 4 सदस्यों में से एक सदस्य जो होगा वह सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश होगा। ठीक है, या वर्तमान सेवा दे चुका हो। तो इसके बारे में आइए देखते हैं कि बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं यहाँ से। तो इसका क्या होगा? सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश होगा जो चीफ जस्टिस होगा मेन सदस्य के रूप में। सदस्यों में एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवा खत्म कर चुका न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश होगा। तो यानी कि आप जान लीजिए कि जो चीफ जस्टिस जो होंगे, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे, वो इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरा सदस्य जो होगा इसका, मतलब जो 4 अस्थायी सदस्य होंगे उनमें से एक सदस्य जो होगा या तो सेवा दे रहा हो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, या सेवा दे चुका हो यानी रिटायर्ड हो, वो होगा। दूसरा सदस्य होगा जो कि आपका हाई कोर्ट का सेवारत या सेवा दे चुका न्यायाधीश होगा, कार्यरत या सेवा दे चुका न्यायाधीश होगा। 2 सदस्य आपको समझ में आए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, दोनों न्यायाधीश हो गए। ठीक है, और एक जो आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो 3 सदस्य आपको स्पष्ट हो चुके होंगे। एक कौन सा? एक चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो जो अध्यक्षता करेगा। दूसरा व्यक्ति होगा कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस हो, या तो सेवा दे रहा हो या सेवा दे चुका हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरा होगा हाई कोर्ट का, कोई किसी हाई कोर्ट का सेवारत या सेवा दे चुका हो, न्यायाधीश होगा। 3 सदस्य हो गए। बाकी जो 2 सदस्य होंगे वह विधि के विशेष जानकार सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो जबकि 2
अन्य सदस्य होते हैं जिनको मानवाधिकार संबंधी विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है, विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होगा, वो सदस्य होंगे। ठीक है, तो कुल टोटल कितने सदस्य हो गए बच्चों? 5 सदस्य अभी तक बात की, और उसके अलावा अभी 4 सदस्य और हैं जिनकी जो नियुक्ति की जाती है वो अस्थायी रूप से ये सदस्य नहीं होते हैं, ये परिवर्तनशील सदस्य होते हैं। परिवर्तनशील कैसे होंगे इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखेंगे आप लोग कि अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष होता है और महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ये 4 आयोग के अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। और पदेन क्यों कहा गया? क्योंकि समय के साथ जो भी इनके अध्यक्षों की ये बदलते रहते हैं। जैसे अब आज मान लीजिए अल्पसंख्यक आयोग का कोई अध्यक्ष है, कुछ समय बाद वो परिवर्तन हो जाएगा, हट जाएगा वो, तो इसका सदस्य वो हो जाएगा जो नया व्यक्ति आएगा। उसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो अध्यक्ष होगा वह भी बदल जाएगा, तो इसमें पदेन सदस्य के रूप में उसके सदस्यता मिल जाएगा, महिला आयोग के अध्यक्ष जो होंगे। तो ये 4 सदस्य यहाँ के हो जाते हैं, तो 4 ये और 4 वो, 8 और 1 9, कुल 9 सदस्य यहाँ से आपके बने। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लें। पदेन सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए बच्चों 9 सदस्यों के बारे में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, इसके अलावा जो 4 अस्थायी सदस्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत न्यायाधीश या तो हो सकता है या सेवा दे चुका न्यायाधीश हो गया। दूसरा व्यक्ति जो होगा हाई कोर्ट में सेवा दे चुका हो या सेवारत न्यायाधीश होगा। इसके अलावा 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो विधि के एक बेहतर जानकार व्यक्ति होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाएगी। ठीक है, तो ये कुल आपके टोटल सदस्यों की संख्या 4 और 1 5 हो गई। और 4 सदस्य जो होंगे वह अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है, पदेन सदस्य होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के अध्यक्ष जो हैं इसमें पदेन सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष महोदया होती हैं वो भी इसकी सदस्य होती हैं। तो कुल मिला के 4 ये सदस्य हो गए। तो 4 ये और 4 अस्थायी, 4 अस्थायी और एक अध्यक्ष को मिलाकर के 9 सदस्य कुल टोटल आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हो गए। ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कैसे की जाती, किस समिति के द्वारा? तो पहली बात, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति के साथ एक समिति होती है जो कि इस समिति के आधार सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और उस समिति की जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा दिलचस्प है, इसको थोड़ा जानना जरूरी है आपको कि इसमें कौन कौन सा है। तो ये कुल टोटल 6 सदस्यीय समिति होती है, ये भी जान लीजिए 6 सदस्यीय समिति होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, और नियुक्ति उन्हीं के माध्यम से जो सिफारिश करता है राष्ट्रपति उन्हीं के हिसाब से कर देता है। तो आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति का जो प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर ही करता है राष्ट्रपति। ठीक है, इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन से हैं। कुल टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे गृह मंत्री हो गए, तीसरे लोकसभा अध्यक्ष हो गए, चौथे आपके जो है राज्यसभा के उपसभापति महोदय हो गए, और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा इनमें विपक्ष का जो नेता होगा, जो बड़ी पार्टी होगी, जो विपक्षी नेता होंगे वो सदस्य होंगे। तो कुल 6 सदस्यों के द्वारा यह एक समिति होती है। ये समिति सिफारिश करती है, उसी के आधार पर ये 9 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इन 9 सदस्यों की नियुक्ति उन्हीं के आधार पर की जाती है। हालांकि 9 सदस्यों में से तो 4 आपका जो पदेन है वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक आयोग या महिला आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो तुरंत वो अपने आप नॉमिनेट हो जाएगा, वो उस मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पद मतलब जो है अस्थायी पद सदस्य होते हैं। लेकिन ये जो 4 अस्थायी और एक जो मुख्य न्यायाधीश, जो एक मुख्य जो एक तरह से कहिए अध्यक्ष जो होता है इस कमीशन का, उसकी नियुक्ति जो है इस समिति के द्वारा करते हैं। तो समिति में फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन से थे। तो आपके प्रधानमंत्री महोदय हैं, गृह मंत्री महोदय हैं, लोकसभा के स्पीकर महोदय हैं, राज्यसभा के उपसभापति, नाट सभापति, सभापति हो जाएंगे तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तो वो नहीं, उपसभापति हैं, और दोनों सदनों यानी लोकसभा के विपक्ष का नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, यह समिति सिफारिश करती है, उस आधार पर इन 9 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं हम लोग
ठीक है। दोनों इसके बाद में आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो देखिए कि बाकी जगहों पे आपने देखा कि आपने बाकी जगहों का मतलब मेरा है कि सूचना आयोग आपने देखा एक तरह से सूचना का अधिकार में देखा, तो वहाँ पर उसके जो आपके अध्यक्ष होते थे उनका कार्यकाल 65 वर्ष का हुआ करता था। वहीं पर आप लोग अगर बात करेंगे हम लोग लोकपाल और लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त जो है आपके 62 साल हुआ करता था और लोकपाल का 65 वर्ष हुआ करता था कार्यकाल, और अधिकतम 5 साल की सेवा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 70 वर्ष का होगा। क्यों होगा 70 वर्ष का? देखिए चीफ जस्टिस जो होगा वह 65 वर्ष की आयु में तो रिटायर्ड होगा, तो चीफ जस्टिस जब 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होगा तभी तो इसकी सदस्यता ग्रहण कर पाएगा। इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस जो होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसका अध्यक्ष होगा, तो चीफ जस्टिस जब तक सेवा देगा तब तक 65 साल उसकी सेवा रहेगी। तो 65 इसी नाते इसका सेवा काल 70 वर्ष किया गया है। तो 70 वर्ष या 5 वर्ष, ठीक है। तो दोनों में से जो पहले हो, यानी कि उस व्यक्ति की अपनी उम्र से 70 वर्ष तक की सेवा दे दे चाहे वो 5 वर्ष तक इसका सदस्य हो जाए, दोनों में से जो पहले पड़ जाएगा वो तब तक के लिए इसके सदस्य होते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे इस बात को कि उसकी आयु सीमा कितनी रखी गई है, 70 वर्ष। और क्यों 70 वर्ष रखी गई है? क्योंकि किसी भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मान लो चीफ जस्टिस ले लेते हैं आप, या सुप्रीम कोर्ट का सामान्य न्यायाधीश, तो सबकी सेवा कितने वर्ष की है? 65 वर्ष तक की सेवा है। उसके बाद ही तो बच्चों रिटायर्ड होंगे, और खासतौर से चीफ जस्टिस तो 65 साल के बाद ही रिटायर्ड होंगे। तो 65 साल के बाद जब रिटायर्ड हो रहे हैं तभी इसमें सेवा दे पाएंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो 70 75 इसके मतलब 70 और 5 आप रखेंगे तो जो पहले पड़ जाए, यानी कि उनके नियुक्त हुए उनको 5 साल हो जाए या उनकी 70 वर्ष की सेवा हो जाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक स्थिति में वो वहाँ तक कार्यभार देंगे। इसके अलावा क्या है, आयोग की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए, हाँ इसमें एक व्यवस्था और भी कही गई है कि आयोग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके, इसलिए प्रावधान किया गया है कि जो भी सदस्य जो है राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होंगे उनके वो सदस्य अपने पद से मुक्त होने के बाद में ना तो केंद्र सरकार ना तो राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं आ सकते वो, ठीक है। क्योंकि कहीं उनकी निष्पक्षता जिससे बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी उनकी बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे, इस कारण से उनको किसी सेवा में शामिल नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह का कोई पद पे उनको नहीं आसीन किया जा सकता है, ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा निवृत्ति के पश्चात केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कराया जा सकता है। ये बात ध्यान रहे, कोई पद नहीं दिया जा सकता। अब ये पद का मतलब है जैसे किसी भी तरह का पद उनको कि मतलब उनको कोई राजनीतिक पद दे दिया जाए, ऐसा पद वगैरह नहीं दे सकते हैं, है ना, इनके सदस्यों को, ठीक है। इसके आगे की फिर क्या है, दास्तां की नियुक्ति कब हटाया जा सकता है अपने पद से, तो जैसा कि लोकपाल लोकायुक्त के बाद हटाने की जो प्रक्रिया थी, चीफ जस्टिस के हटाने की जो प्रक्रिया थी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया थी, तो क्या था, सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता की स्थिति। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि अगर ये इनको अगर हटाया जा रहा है, इन मेंबर्स को अपने पद से हटाया जा रहा है, तो उसमें से ये तो या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, सिद्ध कदाचार हो, या इनका जो आचरण हो उसी को कह सकते हैं दुराचरण कह सकते हैं, चाहे उसको सिद्ध कदाचार कहिए या दुराचरण कहिए, गलत आचरण का करना, इस तरह की स्थिति प्रूव्ड मिसबिहेवियर अगर दिखाते हैं तो इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे हटाया जाएगा अभी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ है कि और असमर्थता की स्थिति, तो इनको जब हटाया जाएगा तो इसके लिए जो चीफ जस्टिस के हटाने की जो प्रक्रिया होती है, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाँच करेगी और जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, सेम उसी तरह की प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जाएगा। सामान्य प्रक्रिया से इनको नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आयोग के पास कुछ शक्तियों के बारे में उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए स्वयं का जांच दल एक संस्था है, यानी कि ये जो मतलब कमीशन जो है आपका NHRC जो आपका है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो आपका है, इसके पास एक अपनी खुद की एक एजेंसी है, ठीक है, जिससे ये निष्पक्ष रूप से जांच कराती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी और संस्था एजेंसी के थ्रू अपना ये कार्य करती है, इसकी खुद की एक स्वायत्त एजेंसी है जिसके तहत वो अपनी जांच कराने के बाद में अपनी रिपोर्ट को प्रेषित करता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, संस्तुति करता है और फिर उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना फैसला देती है, ठीक है, मतलब कार्य करती है। फैसला नहीं देगी वो कार्य करेगी, फैसला तो ये देते हैं। उसके बाद में स्वेच्छा पर निर्भर करता है, इस समिति की सिफारिश के बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार को की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितने % इस कमेटी की मतलब इस समिति की सिफारिशों को कितने हद तक, या इस आयोग कहिए, इस आयोग की सिफारिश को कितने हद तक लागू करता है, ठीक है।
तो इसमें देखेंगे आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एवं स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों को किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी से सेवाएं ले सकती है। और हाँ, ये भी है कि अगर एजेंसी चाहे, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर चाहे तो भारत सरकार की किसी भी एजेंसी से सेवा लेकर के अपनी जांच को और आगे बढ़ा सकता है, ये पावर दी गई है। आइए और कुछ चीज़ें जानते हैं। किसी घटना के, और एक चीज़ और भी इसमें महत्वपूर्ण है कि कोई घटना, है ना, 1 वर्ष से अगर अधिक समय हो चुका है तो उस पर मानवाधिकार आयोग उसकी जांच फिर नहीं करेगा। यानी कि किसी घटना के हुए 1 वर्ष के अंदर ही मानवाधिकार आयोग उस पर अपनी जांच कर सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वर्ष पुराना, तो 1 वर्ष से अधिक हो जाने पर आयोग जांच के लिए अधिकृत नहीं है, मतलब जांच नहीं कर सकता। अधिकृत नहीं है मतलब जांच नहीं कर सकता। आयोग का कार्य सिफारिश एवं सलाहकार का होता है। यानी कि ये कौन सी किस रूप में अपना कार्य करता है, तो एक सलाहकार की भूमिका में रहता है। यानी जो कमीशन है, ये कमीशन एक सिफारिश और सलाहकार की समिति के रूप में रहता है, न कि निर्णय देने वाली समिति के रूप में रहता है। डिसीजन यानी कि एक न्यायपालिका के जैसा व्यवहार नहीं करता है, ये क्या सिफारिश और सलाहकार की भूमिका में रहता है। तो ये भी बहुत ही दिलचस्प विषय है, इस पर भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना समझ लीजिएगा कि आपकी यह न्यायिक संस्था है और न्याय दे रही है। हालांकि न्यायिक संस्था के रूप में तो कार्य करता है ये, लेकिन आप निर्णय वो उसके पास ना सुरक्षित होकर के वो सिफारिश के रूप में जाता है, ठीक है। और जब वो सिफारिश देता है तो मोस्टली उस पर कार्य किया ही जाता है, ठीक है। तो सिफारिश और सलाहकार के रूप में है। इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, हनन किया है, तो ये निर्णय स्वतः नहीं दे सकता है, ये सिफारिश ही कर सकता है। निर्णय देने वाली और संस्थाएं जो हैं जिनको सिफारिश पे देगा केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार उसके हिसाब से फिर निर्णय लेगी अपना, इस पर क्या निर्णय ले, डिसीजन ले किसी को दंड देने के आधार पर। तो आगे क्या है, और ना ही पीड़ित को सहायता आदि देने के लिए आर्थिक संसाधन और शक्ति प्राप्त है। यानी इनके पास जो है ऐसा कोई वित्तीय संसाधन भी नहीं उपलब्ध है कि किसी को आर्थिक सुरक्षा भी दे सके, मतलब आर्थिक रूप से उसको समृद्ध कर सके। अगर किसी तरह से करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इनके पास कोई संस्था धन स्पेशल कोई कोर्स नहीं है कि जिस कोर्स के तहत ये उसकी मदद कर सकें, ठीक है। यानी कि पूरी इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि ये सिफारिश और सलाहकारी निकाय के रूप में ही है, क्योंकि इसके पास शक्ति है नहीं, स्वतः निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। देखिए अपने का मानवाधिकार उल्लंघन दोषी दंड देने का कोई आधार नहीं है इनके पास, मतलब दंड देने का कोई विधान नहीं है, ये दंड डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, ये सिफारिश केवल कर सकते हैं, ठीक है। और आर्थिक हानि होने पर आर्थिक भी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि सलाहकार और सिफारिश वाली ही इस समिति की भूमिका दिख रही है आपको। आयोग की सिफारिश सरकार या प्राधिकरण जिसके खिलाफ हो या अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है। यानी कि जिस पे ये निर्णय देगा, अगर सरकार पे दे रहा है या किसी ट्रिब्यूनल पे, प्राधिकरण पे दे रहा है या किसी सरकारी कर्मचारी पर दे रहा है, जो अधिकारी है उस पे अगर निर्णय दे रहा है तो ये उस पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब उस पर कि वो जो जैसा निर्णय दे दिया मानवाधिकार आयोग ने तो आप उसको तुरंत उस पर लागू ही करेंगे, ऐसा नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं आप, ये आयोग नहीं कर सकता है, आप मतलब आयोग नहीं कर सकता है। किंतु आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की सूचना 1 महीने के अंदर देनी अनिवार्य होती है। तो यानी कि इस पे जो डिसीजन लिया गया, जैसे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, जो कोई सिफारिश करेगा तो उस पर राज्य सरकार हो या कोई प्राधिकरण हो या कहिए कि कोई सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, तो उसने क्या निर्णय लिया 1 महीने में रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को भेजनी होती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसकी भूमिका एक सलाहकार के रूप में आपको दिखाई देती है। लेकिन ये फिर भी जो ये सलाह देता है मोस्टली इस चीज़ पर सरकारें अमल करती हैं, ऐसा नहीं कि इसकी रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार जाएँ। अन्यथा ये रिपोर्टें सार्वजनिक होती है तो सरकार की गिरगिरी होती है, तो सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती है कि जिससे वो अगली बार लोकसभा में मतलब जो है जनता के पास जा सके, अपनी बातों को कह सके, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये तो बात था आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। कुछ इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता राज्य मानवाधिकार आयोग की भी भूमिका होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो आपका है वो क्या किस भूमिका में आपको दिखाई देगा, उसकी भूमिका अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल जैसे यह भूमिका अदा कर रहा है, ये केंद्र में अपनी भूमिका अदा कर रहा है और वहाँ पर राज्य में भूमिका अदा करेगा। सेम वही कार्य जो केंद्र सरकार जैसे कर रही थी, यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो था
उसी तरह से यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगा, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया होगी, कार्य करने की जो विधि होगी, जो मैंने अभी आपका जिक्र किया, चर्चाएं की, वो सेम इसी तरह की प्रक्रिया होगी। हाँ, इसमें जो इसके जो सदस्य होंगे उनकी संख्या में कुछ परिवर्तन होगा, और फिर इसके बाद में इसकी जो समिति होती है इनके सदस्यों को नियुक्त करने वाली, उसमें समिति में भी आप देखेंगे परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो आप थोड़ा सा बात कर लें। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित। हाँ, थोड़ी दिलचस्प बात जान लीजिए कि यह 7वीं अनुसूची में राज्य 7वीं अनुसूची में देखते हैं ना, राज्य और केंद्र के संबंधों के विषय में उसमें चर्चा की गई है। तो 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची जो है आपकी है, उस समवर्ती सूची के विषय पर ये निर्णय लेने का कार्य करते हैं। खासतौर से इस पर देखेंगे तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल जितने भी विषय हैं, ठीक है, किस किस के विषय में, राज्य सूची और समवर्ती सूची में निर्णय लेने का कार्य क्या करेगी, ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उस पर निर्णय लेकर काम करेगा। और कैसा निर्णय लेगा, जो भूमिका आपका सेंट्रल की थी वही भूमिका इसकी स्टेट में होगी। और ये किस पे निर्णय लेता है, तो थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन किस पे लेगा, तो राज्य सूची का विषय है उस पर ये जांच कर सकता है, और समवर्ती सूची का विषय है तो चूंकि समवर्ती पे दोनों को राइट प्राप्त है, केंद्र और राज्य दोनों को, तो दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य की विवाद इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है, के अंतर्गत विषयों को संबंधित मानवाधिकार के उल्लंघन की जाँच कर सकता है, ठीक है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पर क्या था, कुल 9 सदस्य, यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कुल 9 सदस्यीय निकाय था, लेकिन यहाँ पर स्टेट ह्यूमन कमीशन जो है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है, यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या आपको 3 दिखाई देगी, लेकिन इसके पहले 5 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो व्यवस्था की गई उसमें 3 सदस्य ही हैं। कौन कौन सदस्य होता है, एक पहला सदस्य जो होगा आपका वह हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ करता था, तो यहाँ पर एक क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। तो उसमें देखेंगे आयोग का अध्यक्ष जो होगा हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यहाँ पर क्या था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। यहाँ पर क्या, राज्य में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। इसके सदस्यों में से एक सदस्य, यानी 2 सदस्य जो है, इनमें से एक सदस्य क्या, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त किसी जिले का न्यायाधीश रहा हो। ये डेट थोड़ी याद रखिएगा, ये थोड़ा ऑड नंबर है, 7 वर्ष है यहाँ पर। 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त जिला न्यायाधीश या हाई कोर्ट में सेवारत सेवा दे चुका न्यायाधीश, ठीक है। क्या हो सकता है इसमें, राज्य ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स में से एक तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, क्लियर। दूसरा व्यक्ति एक होगा या वो किसी न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट में 7 वर्ष की सेवा दे चुका हो या जिला न्यायालय में 7 वर्ष की सेवा दे चुका हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो राज्य के किसी हाई कोर्ट में, मतलब किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में सेवा दे चुका हो, या सेवा दे रहा हो, या सेवा निवृत्त हो चुका हो, ठीक है, दोनों स्थिति है। देखिए, जिला न्यायालय में वो सेवा दे रहा हो या सेवा निवृत्त हो चुका हो। उसके अलावा आप कहेंगे हाई कोर्ट में सेवा दे रहा हो या सेवा दे चुका हो। तो ये 2 सदस्य इसके आपके, मतलब जो एक सदस्य इसमें से लिया जाएगा, दोनों में से कंडीशन है कि जिले में भी या तो सेवा दे चुका हो या राज्य में दे चुका हो, एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपने देखा कि वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, रिटायर्ड, ये हो गया। और दूसरा सदस्य जो होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मानवाधिकार से संबंधित व्यवहार का अनुभव और ज्ञान हो। वही बात जहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या था बच्चों, सुप्रीम कोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या था, वहाँ पर एक अध्यक्ष महोदय थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। दूसरे व्यक्ति के रूप में सुप्रीम कोर्ट का ही वर्तमान न्यायाधीश या सेवा दे चुका न्यायाधीश कोई रहता था। दूसरा था हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सेवा दे चुका हो या सेवा दे रहा हो, वो वाला न्यायाधीश था आपका। तो ये सदस्य आपके थे, 3 सदस्य थे जो कि सरकारी सेवा में से रिटायर्ड हो चुके हों या सरकारी सेवा में रह रहे हों, दोनों के लिए था। और 2 सदस्य वहाँ पर जो विधि का विशेष जानकार था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सदस्य कर दे रहा है। एक तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा सदस्य यहाँ पर होगा आपका जिला न्यायालय में 7 वर्ष की सेवा या तो दे चुका हो या तो किसी हाई कोर्ट में 7 वर्ष की सेवा दे चुका हो, ठीक है, एक सदस्य होगा। और तीसरा सदस्य जो इसका होगा वो क्या होगा कि कोई विधि का विशेष जानकार व्यक्ति हो। तो जैसे वहाँ पर 2 थे,
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में 1 सदस्य होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से कुल 3 सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर हो जाती है। ये 3 सदस्यीय निकाय के रूप में यहाँ पे आता है और इनकी नियुक्ति जो पहले 5 थे अभी 3 कर दिया गया है, मैंने बताया भी आपको। अभी इसमें कौन नियुक्ति करता है, तो देखिए नियुक्ति कौन करेगा इन सदस्यों की, तो राज्यपाल महोदय करेंगे। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल महोदय होते हैं। इसके अलावा जो कमेटी होगी वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी, वहाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली थी। प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, राज्यसभा के सभापति थे उस मामले में, ह्यूमन राइट कमीशन में। इसके अलावा 2 सदस्य और भी आपके थे, ठीक है। तो उस चीज़ों के बारे में आप लोग देखें, मतलब विपक्षी दोनों नेता थे दोनों सदनों के। तो ये वहाँ पे कुल मिला जुला के आपके कुल टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे, 7 सदस्यीय निकाय हुआ करता था ना, 6 सदस्यीय निकाय हुआ करता था, जिसमें से प्रधानमंत्री आपके थे, गृह मंत्री आपके थे, लोकसभा अध्यक्ष था, स्पीकर था, राज्यसभा का उपसभापति थे राज्यसभा के, और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता थे। कुल 6 सदस्यीय निकाय था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आप देखेंगे तो एक मुख्यमंत्री महोदय हो जाएंगे, फिर राज्य के गृह मंत्री होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है, विपक्ष के नेता होंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिलचस्प बात एक थोड़ी सी आपको जानने की ज़रूरत है। कौन कौन हो गया देखिए, सेम वही सदस्यों की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर भी कमेटी में वही होगा। मुख्यमंत्री होंगे राज्य के, राज्य का गृह मंत्री जो होगा वो होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा जो विधानसभा होगी, और अगर राज्य में विधान परिषद है, ध्यान समझिएगा, तो विधान परिषद का भी सदस्य होगा, मतलब सदस्य नहीं, विधान परिषद का सभापति जो होगा वह होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है दोनों सदनों के, अगर एक सदन विधानसभा है तो विपक्ष का नेता हो जाएगा, दोनों सदन होंगे तो उसमें भी जो सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का जो विपक्ष का नेता होगा वो होगा। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। तो इस तरह से कमीशन गठित किया जाता है। एक बार मैं फिर से बात कर दूं यहाँ पर, इसके बारे में स्पष्ट हो जाएगा। स्टेट ह्यूमन कमीशन की जो समिति होती है उसमें कौन है, मुख्यमंत्री महोदय हैं, राज्य के गृह मंत्री महोदय हैं, विधानसभा का अध्यक्ष है और विधानसभा में विपक्ष का नेता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 निकाय देखा जाए। अगर कहीं विधान परिषद दूसरे राज्य में है तो वहाँ पर 2 सदस्य बढ़ जाएंगे। एक कौन, एक तो जो विधान परिषद का जो सभापति होगा वह बढ़ जाएगा, और दूसरा व्यक्ति वहाँ बढ़ जाएगा कौन सा, उसमें जो विपक्ष का नेता होगा वह बढ़ जाएगा सदस्यों की। तो इस तरह से ये निकाय अपना कार्य करती है और ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल है सेम वही स्थिति में है, इनके भी सदस्यों का कार्यकाल 70 वर्ष का ही होता है, ठीक है, और अधिकतम 5 वर्ष की सेवा हो या उनकी 70 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो सेवा देते हुए। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो दोनों में कॉमन रूप से रही हैं। तो उम्मीद है कि ये विषय आपको थोड़ा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ी समझ आपकी बनी होगी मानवाधिकार आयोग के बारे में, इनकी भूमिका। जैसे सलाहकार निकाय के रूप में मैंने बताया आपको कि सलाहकार की भूमिका में रहता है, तो स्टेट वाला भी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी सलाहकार संस्था आयोग के रूप में भी अपनी भूमिका अदा करता है। और उम्मीद है कि इससे आप लोग काफ़ी एंजॉय महसूस किए होंगे, समझ में आई होगी आप लोगों को बातें। आशा करता हूँ नए टॉपिक की आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको समझेंगे और आगे चल करके इससे अगर आपको जो मेंस लिखने की स्थिति आएगी उसमें आपको सक्षमता डेवलप होगी। आगे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नीति आयोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।